पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा ही है, पड़ोसी नहीं है हमारा वो। आज नहीं तो कल वो हमारे साथ आ ही जाएगा, तो उसको आना ही है। उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको कम बैक करना है, घर वापसी करनी ही पड़ेगी उसको, और कोई रास्ता ही नहीं है। इंटीग्रल पार्ट है वो भारत का। लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया, उस पॉलिसी को बदल दिया और उस लेट एंड लेट लिव की जगह कर दिया। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जनता, अब मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग हैं, जो पटपटगंज की जनता है, वो बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है, रिस्पांस दे रही। जो लोग मिल रहे हैं कि टीचर के रूप में मिल रहे हैं, बाकी तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। मुझे अगर पटपटगंज की जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो यहाँ के भारत के बहुत सारे शिक्षकों के लिए, बहुत सारे डॉक्टरों के लिए, बहुत सारे उन लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी जो सोचते हैं कि राजनीति में आपको जनता समर्थन नहीं करती। जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो और एक कंपटीशन की तैयारी मैं कर रहा हूं। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई कि मास्टर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो तो तुम क्या जानोगे संघर्ष क्या होता है। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई कि मास्टर तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। मेरे ड्रॉअर में है, मार कर लिया ना। तो मतलब तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। किसी को उपदेश देना अलग बात होती है और किसी को कुछ करके दिखाना। तुम्हारी उम्र 20 साल, तुम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो। मेरी उम्र 50 साल, मैं 14 घंटा घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तरह तरह के लोगों से मिल रहा हूं, और सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। और सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूं बस। बहुत मैसेज आए यार। मैं अब सबको तो बुला नहीं सकता, मैं माफी चाहता हूं। बहुत सारे, इतने सारे, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिखाया है, पर मैं सबको तो नहीं बुला सकता, संभव ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पड़ोसी मुल्क पे कब्जा थोड़ी कर रहा है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो भी बुलाएंगे। लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रेम दिखाया है इतना। पर उसमें से मैं 15-20 लोगों को बुलाऊंगा, वो मैं चेकलिस्ट बना लूंगा और मैं 15-20 लोगों को बुलाऊंगा। और मैं देखता हूं कि जो देश का अच्छा तबका है, मतलब अच्छा इन सेंस कि जो बड़े पब्लिक डीलिंग से अलग वर्ग है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो सीधे पब्लिक डीलिंग में नहीं है, उनको एक सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। शिक्षक हैं, ये बहुत घबराते हैं चुनाव लड़ने से। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जनता, अब मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग हैं, जो पटपटगंज की जनता है, वो बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है, रिस्पांस दे रही। जो लोग मिल रहे हैं कि टीचर के रूप में मिल रहे हैं, बाकी तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। तो मुझे अगर पटपटगंज की जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो यहाँ के भारत के बहुत सारे शिक्षकों के लिए, बहुत सारे डॉक्टरों के लिए, बहुत सारे उन लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी जो सोचते हैं कि राजनीति में आपको जनता समर्थन नहीं करती। एकदम करती है, बिल्कुल करती है। चलो फिर लास्ट हेडिंग कर लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी में कल मैंने आपको बताया कि हमारा जो बेसिक फॉरेन पॉलिसी है, हमारा जो बेसिक फॉरेन पॉलिसी है, मतलब फंडामेंटल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो है लिव एंड लेट लिव। लेकिन मेन बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप सभी लोगों को जो मुझे देखते हो, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश देता हूं मैं, तुमसे ही कह रहा हूं लड़ो। देखो मैं भी लड़ रहा हूं,
मैं रात में 3 बजे घर आया हूं, 7 बजे उठा हूं, सिर्फ अपना सारा काम वाम करके और फिर देखो क्लास लेना। मतलब आप सोचो कि राजनीतिक गलियारों में रहना और फिर क्लास लेना, आप एक चीज में उलझ जाते हो कि मैं उलझ गया हूं, मैं बहुत उलझ गया हूं, मैं क्या करूं, मैं मेरा दिमाग ही नहीं काम। आप मुझे देखो, मतलब दिन भर राजनीति करना और फिर पढ़ाना, लोगों से मिलना, बात करना, कितनी असीम गुरु की कृपा है बताओ। और तुम थोड़ी सी बातों पे टूट जाते हो, उलझ जाते हो। तो कल मैं फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था कि हमारी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का, वो है लिव एंड लेट लिव, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी है वो हमारी समृद्धि का दरवाजा है और उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत टफ है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत टफ है। पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा ही है, पड़ोसी नहीं है हमारा वो, आज नहीं तो कल वो हमारे साथ आ ही जाएगा। तो उसको आना ही है, उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको कम बैक करना है, घर वापसी करनी ही पड़ेगी उसको, और कोई रास्ता ही नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है वो भारत का। लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया, उस पॉलिसी को बदल दिया और उस लेट एंड लेट लिव की जगह कर दिया वॉर एंड एक्सपेंशन। और पहला टारगेट बनाया किसको? नेपाल को। नेपाल बॉर्डर, इल डिफाइंड बॉर्डर्स, इल डिफाइंड बॉर्डर्स, इल डिफाइंड मतलब अघोषित सीमा क्षेत्र। अरे दीपक यार, तुम मुझसे पूछ रहे हो, देखो मैं 12-13 घंटा बाहर काम कर रहा हूं और फिर मैं पढ़ा भी रहा हूं। तुम मुझे देखो दीपक, मैं 14-14 घंटा बाहर काम कर रहा हूं, 14 घंटा, और वो काम और ये काम टोटली अलग है। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं ध्यान करने के लिए, वो काम और ये काम टोटली अलग है। इल डिफाइंड, अघोषित सीमा क्षेत्र, अघोषित सीमा क्षेत्र, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होगा ही। सीमा विवाद, जब बॉर्डर क्लियर ही नहीं है, जब सीमा स्पष्ट ही नहीं है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, सीमा विवाद होगा, और वो इंडिया नेपाल के हुआ। और इसी संदर्भ में पुलिस के साथ डिस्प्यूट हुआ और 1814 में युद्ध शुरू हो गया। हाँ, तो यहां पढ़ रहे हो ना, आप सीख रहे हो तो सीखो, किसका मेरा कौन सा राजनीति में बैकग्राउंड है। अठारह 14 में वॉर शुरू हो गया, पुलिस झड़प को लेकर वॉर शुरू हो गया, और ब्रिटिश फोर्स से ब्रिटिश कमांडर्स, मानी सी बात है, सुपीरियर थे नेपाल की तुलना में। ब्रिटिश की सेना, ब्रिटिश के कमांडर्स, उनके हथियार सुपीरियर थे। ब्रिटिश वर फार मोर सुपीरियर, यही लाइन लिखी हुई है, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस थी, ब्रिटिश आर्म्स एंड एम्युनिशन थे, ब्रिटिश कमांडर्स थे, वो बहुत सुपीरियर थे अंग्रेजों के, नेपालियों की तुलना में। और फिर 1816 ट्रीटी ऑफ सगौली, 1816 ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली हुई। और इस ट्रीटी के अंतर्गत नेपाल ने कहा कि ठीक है, हम ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे अपने यहां, रेजिडेंट पर तैयार। कुमाऊं और गढ़वाल का एरिया दे दिया, तराई का रीजन सरेंडर कर दिया, तराई,
सिक्किम से हट गए। और इस तरह से एक सीमा स्पष्ट हो गई नेपाल और भारत के बीच। तो पहला टारगेट बना नेपाल, सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट। सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट। अस्पष्ट सीमा संघर्ष का कारण बनी।